देखते हैं इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। इफ द रिवैल्यूएशन मॉडल इज यूज्ड फॉर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, रिवैल्यूएशन will subsequently be made with sufficient regularity to show that the carrying amount does not differ materially from the fair value at each reporting date। तो ये ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। क्यों? क्योंकि रिवैल्यूएशन जो है सब्सिक्वेंटली परफॉर्म कर रही होती है कंपनीज, ताकि कैरिंग अमाउंट या मतलब बुक वैल्यू को वो क्लोज रहे फेयर वैल्यू से, ज्यादा डिफरेंस ना हो उनमें। तो ऑप्शन 1 जो है वो करेक्ट है। सेकंड है, व्हेन एन आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इज रीवैल्यूड देयर इज नो रिक्वायरमेंट दैट द एंटायर क्लास ऑफ एसेट टू व्हिच द आइटम बिलोंग्स मस्ट बी रीवैल्यूड। तो ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है देयर इज नो रिक्वायरमेंट, जबकि देयर इज रिक्वायरमेंट होती है कि अगर कोई एक आइटम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का उसको हम रीवैल्यूड कर रहे हैं तो उसकी इंटायर क्लास को हमने रीवैल्यूड करना है। तो ऑप्शन 1 सिर्फ हमारे पास करेक्ट है यहाँ पे। ऑप्शन 1 जो है ये ऑप्शन है हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, उसको सॉल्व कर लेते हैं। इसमें हमें क्या कह रहे हैं, द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एक्सपेक्ट रिलेट्स टू द प्रॉपर्टी व्हिच इज ओन्ड बाय मायरा लिमिटेड एट 1 अप्रैल 2014। 1 अप्रैल 2014 पे कॉस्ट दी है 12,000 और उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दी है 3600 की। उसके बाद बता रहे हैं ऑन 1 अक्टूबर 14 फॉलोइंग sustained increase in property prices, Myra Limited revalued किया प्रॉपर्टी को कितने से 10.8 million तक। What will be the depreciation charge in Myra Limited statement of comprehensive income for the year ended 31st March 15? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। हमें जो है कॉस्ट दी है 1 अप्रैल 2014 तक, कॉस्ट दी है 12,000। यहाँ पे हम प्रॉपर्टी की वर्किंग कर रहे हैं और 1 अप्रैल 2014 पर ही हमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी दी है 3600। तो 1 अप्रैल 2014 पे बुक वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। जब कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे तो बुक वैल्यू आ जाएगी किस डेट पे, 1 अप्रैल 2014। तो यहाँ से आगे आप देखते हैं क्या चीज़ है। अब कह रहे हैं कि 1 अक्टूबर 2014 पे जो है रिवैल्यूएशन हुई है। तो 1 अक्टूबर 2014 1 अक्टूबर 2014 पे रिवैल्यूएशन हुई है। तो 1 अक्टूबर तक आते तक पहले हमें रिवैल्यूएशन से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन करना पड़ेगा। तो डेप्रिसिएशन के लिए हमें कॉस्ट तो दी है 12,000, ठीक है। एक साल की डेप्रिसिएशन, टोटल लाइफ कितनी थी 20 ईयर्स, तो एक साल की डेप्रिसिएशन आ जाएगी। लेकिन अभी हम सिर्फ 6 मंथ्स की डेप्रिसिएशन फाइंड कर रहे हैं, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर। तो 6 मंथ की डेप्रिसिएशन फाइंड कर रहे हैं 1 अक्टूबर तक का। तो मल्टीप्लाई बाय 6/12 कर देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास वर्किंग हो गई, इसको यहाँ पर फॉर्म कर लेते हैं। 12,000 एसेट की कॉस्ट थी, इसको डिवाइड कराया 20 से कि एक साल की डेप्रिसिएशन, लेकिन हमें पूरे साल की नहीं चाहिए, सिर्फ 6 मंथ्स की डेप्रिसिएशन चाहिए। फिर 1 अक्टूबर तक जो है वो 6 मंथ्स बन गए। तो 6/12 किया, हमारे पास 300 की डेप्रिसिएशन आ गई। अब हम क्या कर सकते हैं कि 1 अक्टूबर 2014 पर बुक वैल्यू निकाल लेते हैं। तो बुक वैल्यू हमारे पास आ गई 8400 पहले थी बुक वैल्यू, उसमें से 300 माइनस करा डेप्रिसिएशन का, तो 1 अक्टूबर 2014 पर बुक वैल्यू आ गई हमारे पास। अब क्या हुआ, 1 अक्टूबर 2014 पर ही हमारे पास रीवैल्यूड अमाउंट थी। तो हमने वर्किंग में सीखा है कि एक लाइन पहले ब्लैंक छोड़ देनी है और फिर यहाँ लिखना है रीवैल्यूड अमाउंट। क्वेश्चन में हमें रीवैल्यूड अमाउंट दी हुई है 10.8 मिलियन की, क्योंकि हम थाउजेंड्स में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो सारी फिगर्स को थाउजेंड्स से ही देंगे। उसके बाद हमने क्या किया, रिवैल्यूड अमाउंट लिख लिया। अब हम चेक कर लेते हैं रिवैल्यूएशन सरप्लस आया या लॉस आया। तो हमें पता चला 8100 वाला एसेट 10,800 पर है, तो हमारे पास क्या हुआ है कि सरप्लस आया है रिवैल्यूएशन कितना 2700 पे। तो वहाँ पे रिवैल्यूएशन सरप्लस आ गया। अब क्या हुआ,
1 अक्टूबर 2014 पे हमने रिवैल्यूड अमाउंट फाइंड कर ली। अब हमसे रिक्वायरमेंट क्या थी कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फाइंड करना था 31 मार्च 2015 तक। तो 31 मार्च 2015 पर आ गया, यहाँ पे डेप्रिसिएशन फाइंड कर लेते हैं। अब डेप्रिसिएशन फाइंड करने के लिए पहले जो था हम कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन फाइंड कर रहे थे जब तक रीवैल्यूड नहीं हुआ होता, इसलिए हमने यहाँ पे कॉस्ट रखी थी। अब रीवैल्यूड अमाउंट रखी क्योंकि रीवैल्यूड हो गया एसेट, तो नेक्स्ट जो भी डेप्रिसिएशन होगी वो रीवैल्यूड अमाउंट होगी। तो रीवैल्यूड अमाउंट है 10800, ठीक है। इसको डिवाइड कराने रिमेनिंग लाइफ से। तो अब रिमेनिंग लाइफ फाइंड करते हैं। रिमेनिंग लाइफ फाइंड करने के लिए हमें पहले पता चलना चाहिए कि कितनी लाइफ जो थी यहाँ पे गुजर चुकी है एसेट की। तो लाइफ पास हमें नहीं दी, तो उसको सॉल्व करने का फॉर्मूला हमने सीखा था कि कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन करते हैं। नहीं, हमने अंडरस्टैंड किया था कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन किस तरीके से आती है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर को मल्टीप्लाई कराते हैं लाइफ पास, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे या तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फाइंड कर सकते हैं या लाइफ पास या डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, कोई भी एक अमाउंट इसमें से फाइंड कर सकते हैं। तो अब हमें क्वेश्चन में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दी हुई थी, वो कितनी थी 3600। ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 3600 दी हुई थी। हम ये फाइंड कर रहे हैं लाइफ पास 1 अप्रैल 2014 पे, इसलिए सारी अमाउंट ओपनिंग वाली रखते हैं। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो 1 अप्रैल 2014 तक इस तरीके से निकालेंगे। एक साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 12,000 हमारे पास कॉस्ट है, 20 इसकी यूजफुल लाइफ है, तो एक साल का डेप्रिसिएशन आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय लाइफ पास। अब यहाँ पे हमें लाइफ पास ये तो सॉल्व करना है, यही तो अमाउंट हमें चाहिए। तो ये अमाउंट जब चाहिए, लाइफ पास को यहीं पर रख के डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को यहाँ ला के डिवाइड करा दिए। तो वो ऐसे भी लिख देते हैं कि लाइफ पास इक्वल्स टू 3600 डिवाइड बाय 600, तो कितना हो जाएगा 6 ईयर्स। तो ये हमने क्वेश्चन में गिवन दी थी, हमने फाइंड कर ली कि लाइफ पास कितनी है एसेट की 6 ईयर्स। अच्छा, अब हम यहाँ पे आए, हम इसको डेप्रिशिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो रीवैल्यूड अमाउंट रखी हमने 10,800, ठीक है। अब हमने यहाँ पे डिवाइड कराने इसको रिमेनिंग लाइफ से, ठीक है। तो अभी 1 अप्रैल 2014 तक तो 6 ईयर गुजर चुके थे, लाइफ पास हमने फाइंड करी है ना, 6 ईयर्स इसके गुजर चुके थे। और यहाँ तक आते तक हमारे पास हाफ ईयर और गुजर चुका। 6 ईयर की हमने डेप्रिसिएशन कर ली ना, तो हाफ ईयर और गुजर चुका। तो रिमेनिंग कितने बचे, 13.5 ईयर्स बचे। 20 में से 6 ईयर्स यहाँ तक खत्म हो चुके थे, उसके बाद हाफ ईयर की यहाँ पे भी डेप्रिसिएशन हुई, तो 13.5 ईयर्स बचे। और इसको मल्टीप्लाई करते हैं 6/12 से। 6/12 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि रिवैल्यूड अमाउंट आई है 1 अक्टूबर को, अक्टूबर से मार्च तक, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 6 मंथ्स बनते हैं। तो 6 मंथ्स के हमने डेप्रिसिएशन कर ली। इस तरीके से इसकी वैल्यू बनेगी। यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। 10,800 डिवाइड बाय 13.5 रिमेनिंग लाइफ, क्योंकि जब भी एसेट रीवैल्यूड हो जाता है उसको रिमेनिंग लाइफ से डिवाइड करना था। तो हमने 13.5 रिमेनिंग लाइफ आ गई और 6/12 कर दिया ताकि 6 मंथ्स की डेप्रिसिएशन आ जाए। 400 ही हमारे पास डेप्रिसिएशन आ गई। वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। 30 मार्च 2015 पे बुक वैल्यू की हमारे पास आ गई। अब क्वेश्चन में बुक वैल्यू रिक्वायर्ड नहीं है, क्वेश्चन में हमें डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर रिक्वायर्ड है। तो ये दो अमाउंट्स जो है वो हमारे लिए यूजफुल है कि 31 मार्च 2015 का ईयर तक पहुंचते पहुंचते 2 बार डेप्रिसिएट हो चुका है एसेट। एक बार 300 से, एक बार 400 से। तो अलग अलग इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे जो है रीवैल्यू नहीं हुआ था, इसलिए डेप्रिसिएशन को फाइंड करने का तरीका अलग था। यहाँ पे एसेट जो है रीवैल्यूड हो चुका है, इसलिए अब डेप्रिसिएशन जो है वो रीवैल्यूड अमाउंट होगी। तो इसलिए हमारे पास अलग तरीके से हमने दोनों को अलग तरीके से वर्किंग में सॉल्व कर लिया। तो टोटल डेप्रिसिएशन फाइंड कर लेते हैं। एक तो 400 है और एक 300 है, तो 700 के हमारे पास टोटल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर है। तो ऑप्शन सी इसमें हमारा करेक्ट होगा।